नमस्कार, मैं हूं श्याम सुंदर और मैं भी भारत के इस सफर में आज हम खरगोन जिले की भगवानपुरा तहसील में हैं। मैं भी भारत कार्यक्रम में हम आदिवासी और उनसे जुड़े हुए गंभीर मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। आज शनिवार का दिन है और यहां पर साप्ताहिक हाट लगा है। आदिवासी साप्ताहिक हाट के दिन दिहाड़ी नहीं करता। इस हाट में गुड़ की जलेबी और बेसन के सेव सबसे ज्यादा बिकते हैं। इसके बाद दालें, मसाले और चाय की पत्ती। इसके अलावा छोटी मोटी जरूरत और शौक की चीजें भी इस हाट में खूब बिकती हैं। भगवानपुरा खरगोन जिले की सबसे बड़ी तहसील यानी पंचायत मुख्यालय है। सो यहाँ आए आदिवासी शासन से जुड़े छोटे मोटे काम भी हाट के दिन निपटाने की कोशिश करते हैं। बाजार के इस कोने की ये दुकान शनिवार को ही खुलती है, जहां आधार कार्ड बनवाने के लिए भीड़ लगी है। तो आपका आधार कार्ड बना नहीं है अभी? हाँ। कोई आया नहीं आपके गांव में आधार कार्ड बनाने के लिए? पहले आया था। हाँ। टेम्पर कल्याण मजदूरी करने जाते रहता है। हाँ। फिर अभी आयल छे तो कोई जो बचल छे उनका बनाए रहा। अच्छा, तो यहाँ पे पैसा लगता होगा आधार कार्ड अभी बनाने तो अपन लाइन में लागल छे, आप पूछा जब मालूम पड़ेगा। अच्छा, हाँ। आपका क्या नाम है? सुंदरलाल। सुंदरलाल, कितना पैसा लेते हैं ये आधार कार्ड बनाने का यहाँ पे? 50-50 ले रहे। कहाँ से हैं आप? कौन सा गाँव है आपका? कराई का है। तो वहाँ पे आधार कार्ड बनाने आए नहीं सरकार की तरफ से? आया था पर ये बाहर चला गया था काम करने के लिए। मजदूरी करने हाँ, चले गए मजदूरी थे। के लिए। आधार कार्ड जो बनवा रहे हैं आप, हाँ। ये किस काम आता है? वो कोई सब काम में आते हैं। हाँ, सभी काम में आते हैं। तो क्या बैंक में खाता खुलवाने के लिए, राशन के लिए आधार कार्ड मांगते हैं? हाँ। राशन मिलता नहीं, बोले ये बना के लाओ फिर मिलेगा। होना बोले समिति में भी ये काम है। आधार कार्ड होगा तभी तुमको मिलेगा, उसका ओरिजिनल नंबर होना ऐसा। सहकारी समिति से लोन वगैरह खाद बिना आधार कार्ड के नहीं मिलता है? वो तो उनको तो मिल रहा है, लेकिन राशन कार्ड वाले को बोल रहे कि आधार कार्ड होना जरूरी बोले। उसके बिना राशन नहीं मिलता? हाँ, तो तुम्हारा खाता खुलेगा, वो खाते में पैसे आएंगे। हाँ। फिर तुमने वो समिति से अनाज खरीदना। हाँ। ऐसा बताते, इसलिए वो इतनी ये भीड़ लगी है। मध्य प्रदेश के आदिवासी मक्का, ज्वार और दालें पैदा करता था। मक्का और ज्वार की रोटी के साथ दाल उसका पसंदीदा खाना भी है। अगर घर पर कोई मेहमान आ जाए तो मुर्गा बनाया जाता है और बड़े प्रेम से मिलकर सबके साथ खाया जाता है। यहाँ आदिवासी शिकारी से किसान बन चुका है, या यूं कह लें कि बनाया जा चुका है। उसके खेत ढलान वाले हैं, सो खेती पूरी तरह से बारिश पर निर्भर है। ज्यादातर आदिवासी छोटा किसान है और एक ही फसल ले पाता है, यानी साल के करीब 8 महीने उसके पास कोई काम नहीं होता और उसके सामने जीवन यापन का संकट होता है। अक्टूबर महीने की शुरुआत तक आदिवासी जिलों में फसल कट जाती है और हजारों आदिवासी परिवार पलायन कर जाते हैं। समझ लो उधर 3 महीना हम रुकेंगे। 3 महीना रुक के वहाँ से वापस आएंगे। फिर वो जो मालवा गेहूँ बोएगा ना, गेहूँ बो दिया मालवे के लोग, गेहूँ चने, उधर फिर कम से कम 1 महीना उधर काम करेंगे। लहसुन निकालेंगे, गेहूँ काटेंगे, फिर वहाँ से वापस पलटेंगे और घर रुकेंगे। 8 रोज और रुकेंगे। 8 रोज के बाद फिर प्याज निकालने जाएंगे। धन सिंह एक छोटे आदिवासी किसान हैं। धन सिंह का परिवार हर साल दशहरे के आसपास मजदूरी की तलाश में गुजरात चला जाता है। इस साल बारिश समय पर ना होने से उनकी मुसीबत
और बढ़ गई है। झाबुआ में मैथिला के परिवार में छोटे बड़े मिलाकर 20 से ज्यादा सदस्य हैं। मक्का की फसल कटने के तुरंत बाद उन्हें इंदौर का रुख करना होगा। सिर्फ उनकी बुजुर्ग मां घर पर रह जाएगी। पानी की सुविधा हो जाएगा सर तो कोई नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा कि पानी में अपन 3 पानी होता अपन 3 फसल ले सकते अपन के फालतू नहीं रहेंगे ना सर, दाल मजदूरी करते ही रहेंगे। और ये अभी एक बार अभी बरसात के 4 महीना के लिए पानी आएगा तो ढंग से पड़ेगा तो ठीक, नहीं पड़ेगा तो फिर बाकी सूखी फिर 6-7 महीना 8 महीना बैठे बैठे क्या खाए। खरगोन में सज्जा के परिवार ने भी गुजरात निकलने की तैयारी कर ली है। वो बड़ौदा के पास ईंट भट्टे पर काम करते हैं। पिछले कई साल से वो इसी समय यानी अक्टूबर के पहले सप्ताह में अपने परिवार के साथ गुजरात चले जाते हैं, जहां वो जून जुलाई तक रहते हैं। 40 जोड़ जाता हम। अच्छा, तो अपने आप जाते हो, को लेके जाता है? नहीं, वो आवाज नहीं लेने को मोटर लेके आओ सेठ। अच्छा, कहाँ से आता है? ये जम्बूसर से आवत। आदिवासी जिलों की कुल अर्थव्यवस्था में इन आदिवासियों का पलायन अहम है। आदिवासी किसान मजदूरी से कमाए पैसे का बड़ा हिस्सा यहाँ खेती में निवेश करता है और यहाँ के बाजारों में भी रौनक तभी लौटती है जब आदिवासी मजदूरी करके वापस आता है। आदिवासियों के पलायन के समय प्राइवेट बसों का धंधा भी खूब चमकता है। यहाँ से रोज अभी जा रहे 3,000 3,500 मजदूर रोज जा रहे। ये है वो वहाँ दाड़की करने जाते हैं सर, और कोई भी है तो वो मोबाइल से आजकल कांटेक्ट कर लेते हैं कि इतने मजदूर लिया, वो वहाँ दाड़की पे चले जाते हैं। आदिवासी इलाकों से पलायन ज्यादा कमाई के लिए नहीं बल्कि जीवन यापन के लिए हो रहा है। NSSO के आंकड़ों के अनुसार समाज के बाकी तबकों की तुलना में आदिवासियों में खुद को जिंदा रखने के लिए पलायन ज्यादा है। 2009-2010 के NSSO आंकड़ों के अनुसार 15 से 60 साल की उम्र के आदिवासियों में से 59% दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करता है। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के बावजूद यहाँ पर पलायन नहीं रुक रहा है। यहाँ मजदूरी मिली जाए तो हम खार रहे, पर यहाँ मजदूरी हम मिलेगा, यहाँ मजदूरी नहीं मिली जाए 8 दिन हमको यहाँ काम करावे थे, 2 महीना बैठा रहे, 8 दिन काम करके फिर 2 महीना बैठ के क्या खाए। प्रशासन दावा करता है कि आदिवासी इलाकों से पलायन को रोकने के लिए उसने मनरेगा को लागू करने में पूरा जोर लगा दिया है। इसके अलावा भी पलायन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। हमारा पूरा मैदानी अमला पंचायतों में घूम रहा है और लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर कर रहा है कि यदि फसल कट रही है और फसल कट जाती है तो इसके बाद यदि किसी कृषक को या मजदूर को रोज़गार की आवश्यकता है तो वो मनरेगा के तहत अपनी रोज़गार की मांग दर्ज कराएं और हम उन्हें 100 दिवस का रोज़गार उपलब्ध कराएं। मजदूरी के लिए पलायन करने वाले मजदूरों को बहुत मुश्किल हालातों में काम करना पड़ता है। ज्यादातर मामलों में उनके काम के घंटे तय नहीं होते और न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती। जैसा सूरज निकलता है ना, सूरज निकलता समय पट्टे दिन हम काम पे लगेंगे तो 6 बजे मतलब दिन डूब जाएगा। आदिवासी पलायन की वजह से महिलाओं और बच्चों के लिए शिक्षा और कुपोषण से जुड़े कानून और योजनाएं यहाँ बेमानी हैं। एक बाहर जाए, एक घर पर बसा बसीन पड़ा हुआ तो एक बाहर जाए क्या कमाई 200-250 रुपया दे तो एक जना को खर्चो वहाँ करे, फिर घर वाला को खर्चो करे, कहीं बसा बसी को हमारे इतने रोटेशन नहीं चले। मध्य प्रदेश में दिहाड़ी पर काम करना आदिवासियों के जीवन यापन योजना का स्वीकृत हिस्सा है। वो बड़े खेतों, ईंट भट्टों, भवन निर्माण और दूसरे क्षेत्रों में सस्ता मजदूर बन रहा है। ज्यादातर मामलों में उसकी हालत बंधुआ मजदूर की है। आदिवासी न सिर्फ श्रम कानूनों से वंचित है और उसके बच्चों को शिक्षा और पोषण का अधिकार नहीं मिल रहा है, बल्कि उसे जीवन यापन के लिए तैयार किए गए भोजन गारंटी कानून और दूसरी योजनाओं की सुरक्षा भी हासिल नहीं होती। तो हमने ये पाया कि आदिवासियों की जिंदगी आसान नहीं है। उसे बेहद मुश्किल हालातों से
जूझना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद वो ज़िंदगी की खूबसूरती को बरकरार रखता है। वो बेहद मेहनती है। बहरहाल हम भगवानपुरा से अब देवड़ा पंचायत में पहुंच चुके हैं, जो भगवानपुरा तहसील का ही एक ब्लॉक है, और यहाँ हमारा इरादा आदिवासियों से जुड़े हुए एक अहम मसले पर चर्चा का है। और इस चर्चा के लिए हमने कुछ ख़ास मेहमानों को, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको बुलाया है, और उसके अलावा देवड़ा पंचायत के आम आदिवासियों को भी इस चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है। छोटे से ब्रेक के बाद इस चर्चा में आपको ले चलेंगे। क्या आप ये कह सकते हैं कि आदिवासियों का आर्थिक स्तर अभी भी नहीं सुधरा है? पहले खेती करते थे पेट के लिए, अब हम खेती कर रहे हैं सेठ के लिए। तो इस रिपोर्ट में जो मुद्दे हमारे सामने आए उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल, उनसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं माधुरी बेन, जो लंबे समय से आदिवासी इलाकों में काम कर रही हैं। माधुरी बेन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ केदार सिंह हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, यहाँ पर जाने माने आदिवासी नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कमल सिंह जिला पंचायत सदस्य हैं, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा छत्र सिंह मंडलोई वनवासी कल्याण परिषद के अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, आज की चर्चा में रहेंगे। और इसके अलावा हैं ध्यान सिंह, वो जनपद अध्यक्ष हैं यहाँ पर, वो भी हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। अगर माधुरी बेन आपसे चर्चा की शुरुआत की जाए, पलायन कितना बड़ा मुद्दा है? एक युद्ध जैसी स्थिति है हमारे गांवों में। गांव बिल्कुल खाली हो रहे हैं। महिला, बच्चे, बुजुर्ग सब अपना अपना पोटली बांध के निकल रहे हैं, और ये अदृश्य है। ये हमारी विडंबना है। ये अदृश्य क्यों है? इतनी बड़ी संख्या में, इतने बड़े तादाद में जब पलायन हो रहा है, तो हमारे शासकों को दिखता क्यों नहीं है? केदार सिंह जी, अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या वजह है सबसे बड़ी, क्यों इतनी बड़ी तादाद में आदिवासी महाराष्ट्र जाता है, गुजरात जाता है, देश के दूसरे हिस्सों में जाता है, क्या वजह है? इसकी मूल वजह यह है कि मक्का ज्वार की फसल कटने के बाद खेत खाली हो जाते हैं, सिंचाई साधन कम है, और ये एरिया पूरा फॉरेस्ट का एरिया है। शासन जो काम खोलती है, बिना फॉरेस्ट की अनुमति से काम नहीं हो पाते हैं। लोगों पे पास काम नहीं। पिछले में 1.5 साल की बात बताऊं कि यहाँ पे जो मजदूरों ने मजदूरी की है, उसका भुगतान आज तक नहीं हो पाया। कमल सिंह जी, आप क्या कहते हैं? आदिवासी इलाका भगवानपुरा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में मक्का और ज्वार काटने के बाद में मजदूरी के अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं है। तो कोई भी पार्टी का आते हैं, बड़े नेता भी आते हैं, तो इधर उधर देख के चले जाते हैं, और आदिवासी के नाम तो बहुत लेते हैं। आदिवासी के लिए विकास तो बहुत खुले हैं, पर सिर्फ कागज में खुले हैं और ऑफिस में खुले हैं। यहाँ क्षेत्र और ग्रामीण के अंदर कोई आते नहीं, उधर से खाना पूर्ति करके चले जाते हैं, ना बताते हैं। छत्र सिंह मंडलोई जी, सरकार की तरफ से बड़े दावे किए जाते हैं कि बहुत सारी योजनाएं आदिवासियों के लिए बनाई जा रही हैं, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है, हमने अपनी रिपोर्ट में भी देखा, हम लोग पिछले 1 महीने से घूम रहे हैं इस इलाके में, पलायन बहुत बड़ी तादाद में आज भी मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों से हो रहा है। वास्तव में खरगोन भगवानपुरा क्षेत्र में सिंचाई के साधन कम है। मात्र देवड़ा है और बाणगंगा है, डैम 2 ही डैम हैं। मक्का और ज्वार जैसे खरीफ की फसल खरीफ की फसल ख़त्म हुई, उसके बाद में आदिवासियों के पास काम नहीं है, इसीलिए पलायन करते हैं। लेकिन ध्यान सिंह जी, आपके पास अगर आऊँ, इन्होंने कहा कि 2 लोगों ने कहा कि सिंचाई के साधन नहीं है, लेकिन जहां हम कार्यक्रम कर रहे हैं यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर एक डैम है, बहुत बड़ा सा तालाब है जिसमें लबालब पानी भरा हुआ है। उसके बावजूद भी अगर किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, इसकी क्या वजह है? और किसान को क्या भाव लाभ नहीं मिल रहे? किसान मतलब आखिरी पर 500 रुपये थैली यूरिया लाते हैं। जब उनका भाव बढ़ जाता, सरकार का भाव बढ़ जाता, किसान का जब कहीं मतलब नाखने मुखा आता, कहीं यूरिया खाद मुखा आता, तो उसके बारे में मतलब कोई किसान का लाभ नहीं मिल रहा है। एक तो भाव गिर गया, एक ऊपर वाला खा गया, तो किसान तो हमेशा परेशान है। जी माधुरी बेन, पूरे इलाके में हम जब घूमे, झाबुआ से लेके बडवानी हो, खरगोन हो, खंडवा हो, कैश क्रॉप, चाहे मिर्ची की बात करें आप, टमाटर की बात करें, कॉमर्शियल तरीके से खेती हो रही है, और उसके बावजूद
क्या आप ये कह सकते हैं कि आदिवासियों का आर्थिक स्तर अभी भी नहीं सुधरा है, उनकी परचेजिंग पावर नहीं बढ़ी है? ऐसा है कि हमारे संगठन में एक कहावत है, पहले खेती करते थे पेट के लिए, अब हम खेती कर रहे हैं सेठ के लिए। बात यह है कि ये जो कमर्शियल ये कैश क्रॉपिंग का हुआ है, इससे छोटे किसान और जो सीमांत किसान है ये बिल्कुल पिस गया है। ये बाजारी व्यवस्था का फ़ायदा हुआ, किसान का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। केदार सिंह जी, हमने ये नोटिस किया, यहाँ पर घूमते हुए लोगों से मुलाकात हुई, बात हुई कि यहाँ पर बाकायदा एजेंट हैं और वो कई आदिवासी लड़के भी हैं जो यहाँ से मज़दूरों को बाकायदा इकट्ठा करके ले जाते हैं। गुजरात में, महाराष्ट्र में, जैसा उन्होंने बताया, हैदराबाद और बेंगलोर तक लेके जा रहे हैं। क्या इस पर नज़र नहीं जाती है जनप्रतिनिधियों की? जनप्रतिनिधियों का ध्यान है मजदूर कहाँ कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा। समय समय पर हम लोग प्रशासन को अवगत कराते रहे हैं। अभी पिछले दिनों भी हमारे बनियर गांव के 4 लोगों को चेन्नई में ले जाके छोड़ दिया, वहाँ से भी हम वापस लाए। ये गैर कानूनी है और ये लोग इसीलिए जाते हैं कि ज़्यादा मजदूरी की लालच दे के बाहर के लोग जो है उनको एजेंटों के माध्यम से इनको ले जाते हैं और वहाँ जाके उनको केवल पेट भर खाना और घर आने के लिए किराया, लेकिन जब उनकी पूरी मजदूरी होती है वो तक भुगतान नहीं हो पाता। जी, छत्र सिंह मंडलोई जी, समाज के तौर पर क्या समाज के नेता की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इन मुद्दों को उठाया जाए कि एक बाकायदा एजेंट उनको इकट्ठा करके ले जाता है, उनको एडवांस दे देता है और फिर वो एक तरह से मजबूर हैं उसके साथ जाने के लिए। वहाँ किस तरह का उनके साथ व्यवहार होता है, जैसे कि बता रहे हैं कि कई बार बहुत दुर्व्यवहार होता है, बहुत शोषण होता है उनका। कार्य के 2 महीने 3 महीने पहले ये एजेंट यहाँ फैल जाते हैं और उनको कुछ राशि एडवांस हमें देते हैं, ऐसा ध्यान में आया है मेरे। और शासन को अवगत भी कराया, हमने भी जागृत किया लोगों को। उसके बावजूद भी गरीबी एक ऐसी चीज़ है कि आदमी को मजबूर कर देती है। माधुरी बहन, संक्षिप्त में मनरेगा पे आपका लंबा काम है, हम जानते हैं, क्या मनरेगा ने भी पलायन को रोकने में कोई भूमिका नहीं निभाई? मनरेगा से हमको बहुत उम्मीदें थी, हमने उसके लिए कैंपेन किया और हम मान रहे थे कि ये जीवन रेखा होगा इस क्षेत्र के लिए कि लोगों को घर से उजड़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन मनरेगा के अनुभव ऐसे रहे हैं कि पहले साल थोड़ा बहुत हुआ, हमने सोचा अगले साल बेहतर होगा, लेकिन अगले साल उससे कम हुआ, फिर उससे कम हुआ, उससे कम हुआ। तो ये बिल्कुल इच्छा शक्ति की कमी है किसी भी सरकार की और पूरे प्रशासन की। कोई नहीं चाह रहा है कि मनरेगा चले। जी माधुरी बहन, आपके अनुभव पे और बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनके भी अनुभव हम इस चर्चा में ज़रूर शामिल करना चाहेंगे। जो रोज़गार गारंटी कानून है उसके तहत यहाँ लोगों को काम मिलता है या दिक्कतें हैं उसमें? हमारा ये आदिवासी समाज भी पंचायती राज था, वो राज खत्म कर दिया सरकार ने। वो कोई मजदूरी नहीं मिल रही, जब से मैं सरपंच बनी जब से कोई काम नहीं निकले रहे, कुछ नहीं रहे। क्या दिक्कत है? सरकार तो कहती है कि ये कानून है, हर आदिवासी का अधिकार है कि वो जब भी काम मांगेगा काम मिलेगा और सरकार पैसा देगी। तो पैसा नहीं डाल रहे, नहीं पैसा नहीं आता पंचायत में। गणपत जी, ये बताइए कि मनरेगा के तहत जो रोजगार गारंटी योजना है, कानून है, उसके तहत कितना काम होता है यहाँ पर, कितनी मदद मिलती है लोगों को? लोगों को मदद के लिए केंद्र से पैसा आता है, राज्य में आता है, राज्य के बाद जिले में, जिले से जनपद में, जनपद से पंचायत, वहाँ तक आते आते बहुत से पैसे तो रास्ते में सूख जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, आ नहीं पाते हैं। इनको यहाँ एस्टीमेट बना के काम करने के लिए पंचायतों में बोल दिया जाता है, जैसे ये सरपंच साहब ने बताया। ये काम तो करवा देते, लेकिन पिछले 5 साल के आज तक मजदूरों को पैसा नहीं मिला। आप जो अभी कह रहे थे कि कुछ एजेंट लोग लग जाते और बाहर ले जाते हैं, मैं तो कहता हूँ कि वो लोग अच्छे हैं कि कम से कम उनको जिंदा रखने के लिए उंगली तो बता रहे हैं। यहाँ तो ये स्थिति है, आदिवासी इलाके में करोड़ों अरबों रुपए वहाँ से आते हैं केंद्र से, लेकिन राज्य में वहीं घुट जाते हैं। उसके बाद में जिले में इधर उधर करके कुल मिला के आदिवासी के लिए जॉब कार्ड ही रह जाता है।
तो कुल मिला के लोगों को इस बात का एहसास है कि रोजगार गारंटी कानून जो है उसके तहत बहुत बड़ा पैसा केंद्र से राज्य सरकार को आता है। उनका पैसा है वो, लेकिन उन तक पहुंचता नहीं है, उनके पास सिर्फ जॉब कार्ड बच जाता है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। धुलकोट पंचायत में पंचायत की तरफ से कभी काम हुआ है कि गांव के उनको मजदूरी मिली हो? नहीं मिला। कब से? 4-5 साल है गया, जब से नहीं मिल रहे। पहले पंचायती राज होता ना, जब काम मिलता था, अभी तो मिलता नहीं। तो कुल मिलाकर इस बात में कोई शक नहीं है कि मनरेगा जो है वो लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है, वो पलायन को रोक सकता है, इसमें किसी को शक नहीं है। और अगर हम ये माने कि लोगों को इस बात का आइडिया नहीं है कि कितना पैसा मनरेगा में दिया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से और वो पैसा उनके लिए आता है, लेकिन वो किसी भी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है या उसमें और इम्प्लीमेंटेशन में कोई दिक्कतें होंगी, उनको उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है और इसलिए मजबूरी में उनको बाहर जाना पड़ता है। एक और मुद्दा है माधुरी बहन जी, मनरेगा में अगर ऑफ सीजन में काम मिले तो पलायन को रोका जा सकता है। देखिए, मनरेगा का सिद्धांत ही ये है कि मजदूर को जब काम मिले, जब काम चाहिए, उस समय उसको काम मिलना चाहिए। मजदूर बोलेगा कि मुझे कब काम चाहिए। आपने कहा कि एक बड़ा तालाब है, बांध बना है, वो है, लेकिन जहां पर नहरें नहीं पहुंच रही हैं उन गांवों में मनरेगा में काम देके, रोजगार गारंटी कानून के तहत काम देके आप कुएं खुदवा सकते हैं, आप पेड़ लगवा सकते हैं, इस तरह के काम जिससे बारिश ज़्यादा हो, पानी ज़मीन में उसका लेवल बढ़ जाए ऊपर, इस तरह के काम हो सकते हैं या नहीं मनरेगा? हो सकते हैं, पर हमने इसका आवेदन दिया है जिले में भी कि भाई कुआं जहाँ भी तालाब की सिंचाई होती है वहाँ तो ठीक हो जाएगा, पर जहाँ सूखा है वहाँ पे कुआं देना चाहिए शासन ने। तो शासन ने अभी कुएं बंद कर रखे हैं, यहाँ कोई कुआं आसपास नहीं है। पहले देते थे और एक पंचायत में 5 कुएं देते हैं तो 5 कुएं कहाँ लगते हैं। ऐसी स्थिति है कि शासन देती जरूर है पर इन्हें गिने देती, इससे पूर्ति नहीं होती है। पिछले सालों में बहुत चर्चा में रहा आदिवासी और आदिवासियों के अधिकार, उन अधिकारों से जुड़े हुए कानून। उसी तरह का एक और कानून पास हुआ जिसको फॉरेस्ट राइट एक्ट या वन अधिकार कानून कहा जाता है, जिस पे ये माना गया कि आदिवासी का हमेशा से जंगल पे, ज़मीन पे और जल पे अधिकार रहा, वो उसका था। और उसी कानून के तहत ये तय किया गया कि आदिवासियों को जंगल की ज़मीन के पट्टे दिए जाएंगे। आपके इलाके में कितने लोगों को ऐसे पट्टे मिले? क्या उससे फ़ायदा हुआ यहाँ के आदिवासी किसानों को? वास्तव में क्या है कि सरकार ने योजना तो लागू करी है, बाकी एक आदिवासियों में सबसे बड़ी समस्या यह है कि शिक्षा नहीं है। शिक्षा के कारण आदिवासियों को जो लाभ मिलना चाहिए, जो उनको हासिल होना चाहिए, वो हासिल नहीं कर पाते, और जो मध्यस्थ लोग हैं वो उनको बरगलाते हैं और वो फ़ायदा उठाते हैं। केदार सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आदिवासियों के लिए जो वन अधिकार अधिनियम लागू किया गया, 13 दिसंबर 2005 तक के जो लोग काबिज थे जंगलों में, जहाँ जिस जगह पे थे उनको पट्टे देने का जो अधिकार कानून पास किया था, लेकिन उसका क्रियान्वयन तरीके से नहीं हो रहा। उसमें हर हितग्राही को जो मतलब उसका अधिकार मांगना चाहता, उसको शासन ने, केंद्र सरकार ने, उस समय यूपीए सरकार ने, कि उसका फार्म भरना, उसका पूरे कागज़ तैयार करना और उसको वहाँ तक जमा करना, ये सारे व्यवस्था के लिए सरकार ने राज्य सरकारों को पैसा दिया था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जिन लोगों को ज़मीन का पट्टा मिला है वो अपना हाथ खड़ा करेंगे, जिनको ज़मीन का पट्टा मिला है सरकार की तरफ से? इतने जो सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं, उसमें से सिर्फ 2 हाथ खड़े हुए हैं जिनको सरकार की तरफ से जो कानून पास हुआ, वन अधिकार कानून, उसके तहत पट्टा मिला है। ध्यान सिंह जी, आप क्या कहेंगे कि जो कानून बने हैं पिछले दिनों में, चाहे वो रोजगार गारंटी कानून हो, चाहे वन उपज से जुड़ा हुआ जो वन अधिकार कानून है, क्या आदिवासी समाज को कुछ इस तरह का एहसास हुआ है कि उनको अधिकार मिला है? अगर वो संगठित हों, लड़ें उसके लिए, तो शायद वो अधिकार हासिल कर सकते हैं। कानून में वो अधिकार उनको दिया जा चुका है, क्या इस बात का एहसास है? मतलब ये कानून तो लागू हुई थी पहले, अभी कानून है कहाँ? सब कानून तो सब मतलब भ्रष्टाचार होगी, कोई उपयोग मारे कहाँ कानून ले रहा। अभी मतलब हमारे क्षेत्र में मतलब बिलाग में काम आया था रोजगार गारंटी का, तो पहले पूरा काम नहीं हुआ रोड का बारा,
सरकार कहती है कि पुराना काम करो, जब काम हो तुमको नया काम मिलेगा। तो मतलब पैसे नहीं आए तो कहाँ से काम होगा। तो रोजगार गारंटी कानून पर जब बात आई है फिर से घूम फिर के, तो एक बार फिर आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि वो लोग हाथ खड़ा करें जिनको ये पता है कि अगर रोजगार गारंटी कानून के तहत आपको काम नहीं दे पाती है सरकार या पंचायत, तो आप सरकार से भत्ता मांग सकते हैं, वो उनको आपको भत्ता देना होगा। ये आप में से कितने लोगों को पता है, या किसी ने आज तक भत्ते के लिए कोई एप्लीकेशन दी है आज तक किसी ने? कोई आप लोगों में से आपको मालूम है क्या करना पड़ता है इसके लिए, बताइए। हमने आवेदन दिया था रोजगार भत्ते के लिए। जी, मदन सिंह मंडलोई के लिए ताली तो जरूर बजनी चाहिए, जागरूक आदिवासी हैं। जी बताइए। हमने अप्लाई किया था, बोले रोजगार बेरोजगारी के भत्ते के लिए आप अप्लाई करो। हमने आवेदन वगैरह सब कुछ दिया, मगर आज तक भत्ते के नाम पे कुछ भी नहीं आया। क्या क्या जवाब मिल रहा है आपको? ना जवाब मिलता है ना कुछ भी नहीं। सचिव बोलते हैं अभी आएगा आएगा, और बोले जनपद में भी वही मिलता जवाब ना। आपको मालूम है इस बारे में? आपको और किसी को? आप में से कोई बोलना चाहता है रोजगार गारंटी कानून के बारे में, और कोई अपनी बात रखना आप रखना चाहते हैं? हालांकि आप पहले भी बात रख चुके हैं, बट आइए जी बताइए। रोजगार गारंटी में आप कह रहे हैं, ये सब हमें मालूम है कि आवेदन दे सकते हैं, अपना अधिकार जता सकते हैं, लेकिन आपने इतनी बार बात सुनी, उसमें ये भी आई बात सामने कि जिसने गेती पावड़े लेके खंतियाँ खोदी उनको आज तक पैसे 5 साल के नहीं मिले, तो आवेदन वाले को कब मिलेगा सर? तो आप ये कह रहे हैं कि जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने मजदूरी की है, उनको अभी तक अपनी मजदूरी नहीं मिली है। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। माधुरी बहन, क्या ये बात सही है कि सालों से लोगों को मजदूरी नहीं मिली है? जी, आपको ये आपके जानकारी में ये बात हम लाना चाह रहे हैं आपके नॉलेज में कि बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में 6000 आवेदन बेरोजगारी भत्ते के पिछले 6 महीने से पेंडिंग पड़े हैं। मैं आपको 1.5 साल की जानकारी दे सकता हूं कि 1.5 साल से जो जिन लोगों ने रोड पे, तलाई पे या कोई जो काम खुले हैं वहाँ काम किए हैं, उनको आज तक मजदूरी नहीं मिल पाई। तो इस चर्चा में कई ऐसे मसले हो सकते हैं जो शायद हमसे छूट गए हों, कई ऐसे सुझाव आ सकते थे जो इस बात में मदद कर सकते थे कि इस इलाके से जो किसान खेत मजदूर बन रहे हैं और पलायन को मजबूर हैं, उसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे उनकी मदद हो सकती है। चर्चा का समय सीमित था, हमने कोशिश की कि तमाम मुद्दे इसमें चर्चा में आ सकें, और इन मुद्दों को यहाँ पर इस वक्त इस चर्चा के समापन के साथ हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारी कोशिश होगी कि दिल्ली जाकर इन मुद्दों को उन नीति निर्माताओं के सामने रखा जाए जो जनता के प्रति, इन आदिवासियों के प्रति जवाबदेह हैं। देखने चल पड़ी रे लाल पली जुआन आयते भोंगरी, देखने चल पड़ी रे लाल पली जुआन आयते भोंगरी, देखने चल पड़ी रे लाल पली जुआन आयते भोंगरी, देखने चल पड़ी रे लाल। नौला चाट्या पेर ले दीने हाथमा घड़ी बांध ले दी, नौला चाट्या पेर ले दीने हाथमा घड़ी बांध ले दी।